जो आज हम अपना थर्ड चैप्टर करेंगे टू फैब्रिक। आप सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे। फेस्टिवल्स पे हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब गर्मी या चिपचिपाहट का मौसम है तो हम अलग कपड़े पहनेंगे। फिर दिसंबर में किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ठंड आ जाएगी तो ठंड के हिसाब से कपड़े पहनेंगे हम। किसी की शादी होती है तो वहाँ पे हम अलग से फैंसी कपड़े पहनते हैं। स्कूल आते हैं तो हम अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। मतलब इतनी तरह की वैरायटी है हमारे चारों तरफ कपड़ों की, फैब्रिक की, कि हर ओकेजन के लिए हमारे पास अलग फैब्रिक है। कॉटन का फैब्रिक है, सिल्क का फैब्रिक है, आपके यहाँ पे वूलन फैब्रिक है हमारे पास। हर इतने तरह का फैब्रिक है तो उसके बारे में पढ़ने का तो बनता है ना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा जी कि फैब्रिक बनता कैसे है, फाइबर से फैब्रिक के बीच की कहानी आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर को हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि पतले से फाइबर से किस तरह से हमारा फैब्रिक मतलब जो कपड़ा है वो बुना जाता है। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ फाइबर हमें प्लांट से मिलता है। कौन सा फाइबर हमें प्लांट से मिलता है? कॉटन एंड जूट हमें प्लांट से मिलता है। और कुछ फाइबर हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है वूल, ऊन, और दूसरा कौन सा मिलता है हमें? सिल्क। सिल्क का कपड़ा जो हम पहनते हैं अच्छा शादी वगैरह में, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क वोम हमारे जो होते हैं वो बनाते हैं सिल्क को। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। जो आपका ऊन है वो आपके भेड़ के बालों से, याक जो पहाड़ी जानवर है वो उसके बालों से हम ऊन को देखते हैं। कुछ हमारी गोट्स भी हैं, पैशमीना वगैरह, जिससे हम क्या है ऊन बनाते हैं। सिल्क फाइबर से हम जो है सिल्क लेते हैं, उसके कोकोन से हमारा जो है सिल्क मोथ के कोकोन से हम सिल्क को निकालते हैं। शिप की बॉडी में जैसे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि शिप की बॉडी के कौन से पार्ट से फाइबर बनता है, सबको पता है उसके हेयर से। हम उसके हेयर्स को कट करते हैं और फिर उससे वूल बनाते हैं, और जो फिर बाद में मार्केट में स्वेटर्स बनते हैं उस ऊन से हमारे सर्दियों के लिए। उसमें कॉटन मिक्स करके कारपेट्स वगैरह हमारे बनाए जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर पे। तो हमने 6 का पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। मतलब दो तरह का नेचुरल फाइबर है हमारा, जो एक है प्लांट फाइबर, एक है एनिमल फाइबर। तो जो एनिमल फाइबर है वो आगे फिर दो में डिवाइड है, वूल एंड सिल्क, ऊन और सिल्क। वूल आपका शिप, गोट, याक और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं जिनसे हम लेते हैं। और जो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी पर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं और उनकी थिक कोट होती है हेयर्स की। और आपको पता है कि जो एयर है वो हेयर्स में ट्रैप हो जाती है, और इसीलिए कि हमें गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती। इसी कंसेप्ट को समझते हुए हमने अपनी इनके हेयर्स को यूज करते हुए स्वेटर्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए हैं। तो हेयर्स जो हैं जानवरों को भी गर्म रखते हैं, लेकिन वो तो सर्दियों में गर्म रखेंगे। गर्मियों में अगर इतने बड़े बड़े से बाल हैं उनके शरीर पे तो उन्हें गर्मी लगेगी। तो वो चाहते हैं कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए, तो इसीलिए गर्मी के मौसम में जानवरों को शेव कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, और सर्दी आते आते उनके बाल फिर से ग्रो हो जाते हैं, और ठंड में उनके हेयर्स उन्हें सर्दियों से बचाते हैं। आपने देखा है पहाड़ पे याक होता है, उसके कितने बड़े बड़े बाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, इतनी ठंड होती है। तो ठंड से बचने के लिए आपके जैसे पोलर बियर्स हैं, याक है, पहाड़ पे जो गायें हैं या पहाड़ों पे जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो बड़े बड़े हेयर्स वाले होते हैं ताकि वो ठंड से हमारे बचे रह सकें। एक्टिविटी 3.1 है हमारी, फिल द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन द हेड। क्या आपको कोई डिफरेंस पता लगता है? कौन से वाले सॉफ्ट हैं आपको ये बताना है, जो आपके, और कौन से वाले आपके कोर्स हैं। Like us, the hairy skin of the ship has 2 types of fiber that forms its fleece। जो शिप है हमारी तरह ही उसके भी 2 लेयर्स होती हैं हेयर्स की। The coarse beard hairs and the fine soft under hairs close to the skin। तो जो उनके बड़े बड़े से बाल जो नीचे रफ से बाल हो जाते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो स्किन के जितने नियर होंगे वो बाल उतने ही फाइन और उतने ही सॉफ्ट होंगे। और फाइन हेयर से ही हम वूल बनाते हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स होती हैं भेड़ की हमारी, जिनके हेयर्स होते ही फाइन हैं। उनके पेरेंट्स को स्पेशली इसलिए चुना जाता है कि वो बच्चे पैदा करें, मतलब शिप्स को पैदा करें
सॉफ्ट हेयर्स वाली। और इससे फिर क्या होता है, हमारे जो भी आगे ऑफस्प्रिंग से आने वाली पीढ़ियां हैं वो सॉफ्ट हेयर्स वाली होती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। मतलब हमने जो ब्रीडिंग करवाई है उसमें हमने पेरेंट्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ब्रीडिंग करवाई है। इसके अंदर आपका हमने ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट हेयर इन शिप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसके बाद हम आगे आते हैं एनिमल्स दैट यील्ड वूल, जो जानवर हमारे ऊन देते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग हमारे पास सोर्सेस ऑफ वूल हैं। कॉमनली आपके जो याक है वो तिब्बत और लद्दाख में उनका सोर्स है अंगोरा गोट्स होती हैं आपकी। देखिए पिक्चर के अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये रही हमारी अंगोरा गोट, जिसके पूरे एरिया में आपको बाल ही बाल दिखाई दे रही हैं। ये अंगोरा गोट्स क्या हैं आपकी, ये भी फाइन सोर्स हैं आपकी वूल का। हिली एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में या आपके और जो हिमाचल वगैरह हैं वहाँ पर वूल आपकी गोट हेयर से भी होती है। स्पेशली जो कश्मीरी गोट होती है, जो पश्मीना जो हमारा बनता है वो कश्मीरी गोट से बनता है। पश्मीना की बहुत ही फाइन शॉल्स होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, वो हमारा कश्मीरी गोट से बनता है। कैमल्स की बॉडी पे भी हेयर होते हैं, उनको भी हम ट्रिम करके वूल बनाते हैं आपके। इसके अलावा ललामा है, अल्पका है, ये साउथ अमेरिका के, ये भी क्या हैं आपके, ये नीचे जानवर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो जानवर हैं ये क्या हैं, वूल यील्डिंग जानवर हैं, एनिमल्स हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको बुक नहीं काटने में पहले बता देती हूँ बेटा, आपको एनिमल्स की पिक्चर्स इकट्ठी करनी है जो ऊन देते हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में बनाना है, चिपकाना है। अगर आप नहीं ले पाते हैं एनिमल्स को तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे उनको ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए इन शिप्स, इन गोट या इन कैमल्स को उनकी लोकल लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है, उनके नेम उसके नीचे लिखिए। इसके हम अलग से मार्क्स देंगे आपको। फिर है आपकी एक्टिविटी 3.3, आपको पूरे इंडिया की आउटलाइन मैप जो है वो लेना है, या वर्ल्ड का ले लीजिए साथ में। उसमें जहाँ पर ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं, ये वाले जो ऊन देने वाले हैं, उस पॉइंट को आपको मार्क करना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से ऊन कैसे बनती है हमारी। जो ऊन बनाने के लिए हम शिप्स को रियर करते हैं, पालते हैं, उनके हेयर्स को कट करते हैं और फिर उनको प्रोसेस करवाते हैं वूल के अंदर। स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। हम सबसे पहले अपने जानवरों को पालते हैं, रियर करते हैं उनको और उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, उत्तरांचल के अंदर है, या अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कुछ एरियाज़ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो शेफर्ड्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, इनको पालते हैं, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, चराते हैं। शिप्स हर्बीवोर से तो प्रेफर करती हैं घास वगैरह खाना, ज्वार है, कॉर्न है, ऑयल केक्स हैं, ये सब खाती हैं। और लीव्स और ग्रेन के अलावा उनको ड्राई फूडर भी दिया जाता है। इन शिप्स को अलग अलग एरिया में हमने बियर्ड किया है। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कौन सी जो शिप है किस एरिया के अंदर पाई जाती है। लोही वाली बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो लोही हम हिंदी में बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो लोही जो है वो आपकी राजस्थान, पंजाब के एरिया में पाई जाती है। रामपुर वाली आपकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ब्राउन कलर की होते हैं। नल्ली जो है आपकी कारपेट जिससे बनते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल वूलन शॉल्स बनती हैं इसकी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी गुजरात में पाई जाती है, रफ ऊन बनती है इससे। और पटनवदी जो है ओजरी के जो कपड़े बनते हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं। शिप्स को अलग अलग पार्ट्स में हमने देख लिया कौन से एरिया में कौन सी शिप पाई जाती है। और जब उसके बाल बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको शेव ऑफ कर देते हैं फॉर गेटिंग वूल्स। अब हमने क्या है, शेव ऑफ कर दिया, उसको वूल हमें मिल गई, उसको अब हम और थोड़े से डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, जो वूल हमें मिली उसको नीट करके हम स्वेटर या शॉल या जो भी हमें बनाना है वो हम बना लेते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप है द फ्लीश ऑफ द शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछा भी जाएगा कि वाई थिन लेयर ऑफ अ शिप, थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसे हम बोलते हैं शीयरिंग। मतलब जब हमें ये लगता है कि हमारी भेड़ के बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं और मौसम चेंज हो गया है, उसे अब ठंड से नहीं बचना है, तो हम क्या करते हैं, शीयरिंग करते हैं। शीयरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ
वूल अलोंग विद अ लेयर ऑफ स्किन, हल्की सी स्किन साथ में निकालते हैं हम। तो आप लोग सोच रहे होंगे उसकी खाल क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी वहाँ की स्किन डेड हो चुकी होती है, जो आपकी हमारी बॉडी के नज़दीक वाली लेयर है, बाल उगने के कारण वो डेड हो जाती है। तो इसीलिए मशीन से हम उसको रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण आगे आपकी न्यू स्किन आए और न्यू हेयर्स भी आपके ग्रो हों। तो हमने जैसे ही उसकी शेयरिंग कर दी, हम उसे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जो पानी का है वो उसके ऊपर डालते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और इसके बाद हमने जो भी उसकी स्किन के साथ बाल निकाले थे उसको अब हम क्लीन करते हैं, क्योंकि इतने गंदे से होते हैं उनके बाल, उनमें ग्रीस, उनके अंदर डस्ट, उनके अंदर डर्ट भरा हुआ होता है। और हम उनको टैंक्स में क्लीन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्कोरिंग। ये आप देखिए यहाँ पर भेड़ की शेयरिंग की जा रही है, ऐसे उसे लिटाकर उसकी स्किन के साथ, बालों के साथ उसकी अपर लेयर ऑफ स्किन हम निकालते हैं। फिर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें हम उनको क्लीन करते हैं उन बालों को। आजकल मशीन्स भी हैं स्कोरिंग के लिए, बट स्टिल अभी भी कई जगह पर इस तरह के टैंक्स को यूज किया जा रहा है। स्कोरिंग के बाद फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, छांटते हैं, क्योंकि भेड़ के बाल मैंने बोला स्किन के पास जो होते हैं वो फाइन होते हैं, और जो बियर्ड के बाल हैं, जो और थोड़े लंबे बाल हैं, वो कोर्स हैं, टफ जो है बाल सख्त हैं या सॉफ्ट नहीं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग उसमें टेक्सचर में उनको अलग अलग कर लेते हैं। वाइट वाले अलग कर लेंगे, ब्राउन वाले बाल को अलग कर लेंगे, और फिर हम उनको फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं। स्मॉल फ्लफ़ी, फोर्थ स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स, जिन्हें बुर्स बोलते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, उनको हम अलग करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि उन्हीं कपड़ों पे भी बुर्स जो होते हैं, रोए से वाइट बॉल्स होती हैं जो आपकी कपड़ों पर आ जाती हैं। मम्मा फिर उनको क्लीन करती हैं। आपकी ऊन के ऊपर अगर आप उसको रफ़ तरीके से धो देते हैं कपड़ों को, तो उनके ऊपर भी रोए आ जाते हैं, वूलन ड्रेसेस के ऊपर, वूलन स्वेटर के ऊपर, जिन्हें बुर्स कहा जाता है। तो ये बुर्स को वहाँ पर ये लोग स्कोर करके बार बार सुखाकर उसको क्लीन करते हैं। फिर जो फाइबर हमारा है उसे अलग अलग कलर में ये लोग डाई करते हैं, ताकि नेचुरल, अगर मान लीजिए शिप का कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है या वाइट है, लेकिन मल्टीपल कलर्स की आपकी स्वेटरें आपको मिलती हैं, तो वो हम उसको डाई करते हैं। और 6 स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेट करते हैं, रोल्स में लगाते हैं, और उसके पूरे के पूरे हम रोल्स बना देते हैं लॉन्ग फाइबर्स को, जो फिर बाद में स्वेटर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको फिर हम वूलन क्लोथ्स में जो है यूज कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला स्टेप भी ख़त्म हो जाता है। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या है, जैसे जो लोग जिस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं वहाँ उन्हें किस तरह का खतरा है। जैसे कोयले की खान में जो काम करेगा तो वहाँ कोल डस्ट उसके फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है और उसकी आंखें ख़राब होने का खतरा होता है। ऐसे ही जो वूल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं लोग, जो सॉर्टर हैं, जो छांटते हैं, बुर्स को अलग करते हैं, तो उनको भी एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होने का खतरा होता है। ये एक फेटल ब्लड डिजीज़ है जिसमें जान जा सकती है। सॉर्टर्स डिजीज़ भी इसे बोलते हैं। ये काफ़ी हाई रिस्क है, बट स्टिल हमें करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कि आप अपने क्लासमेट से कहिए कि ह्यूमन इज इट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, कि क्या ये सही है। आप डिबेट करके देखिए कि जानवरों के बालों को काटना उनकी स्किन क्लियर के साथ सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए या गलत है। आप इस पे क्लास के अंदर जब हम स्कूल में आएंगे तो हम इसकी डिबेट करवा सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स को रेडी करके रखिएगा बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा है सिल्क। जो सेकंड हमारा एनिमल फाइबर है वो है सिल्क, और जो हमें सिल्क मोथ से मिलता है। और सिल्क के जो सिल्क वॉर्म्स हैं उसको पालने की जो प्रोसेस है उसका नाम है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मतलब सिल्क वॉर्म को पालना और उससे सिल्क लेना हमारा सीरीकल्चर कहलाता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी, दादी या आंट्स वगैरह के पास सिल्क की साड़ियाँ हैं या सिल्क की ड्रेसेस हैं, तो वो सिल्क कैसे बनता है, चलिए आपको ये वाली कहानी भी सुनाते हैं। और उसका हेडिंग है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये सब बच्चे नोटबुक के अंदर बनाएंगे। मेल और फीमेल सिल्क वॉर्म्स हैं,
जो क्या है, फिर फीमेल एग ले करती है मलबरी लीव्स के ऊपर, शहतूत के पत्तों के ऊपर वो अपने एग्स को ले करती है और उसमें से फिर लार्वा विच हैच लार्वास विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, उन सिल्क के अंडों में से, सिल्क वॉर्म के जो अंडे हैं उसमें से फिर लार्वा जो निकलता है जिसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, जो बड़ा होकर सिल्क वॉर्म हमारा बनता है। वो साइज में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट स्टेज में अपना आता है प्यूपा की स्टेज है। इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, सबसे पहले तो ये अपना पत्ते पे ही जाला बुनता है ताकि ये खुद को नीचे गिरने से बचा सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर 8। आप देखेंगे तो ये क्या करता है, अपने यहाँ पर व्यू करता है, जाल सा बनाता है अपने चारों तरफ, और इसी मूवमेंट पे उसका जो हेड है वो एक स्पेसिफिक, अब जैसे हमारे मुंह में से थूक निकलता है ऐसे ही इसके मुंह में से भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन निकलता है जो बाहर आते ही हार्ड हो जाता है, धागे जैसे निकालता रहता है, लगातार अपने मुंह से उस प्रोटीन को निकालता रहता है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर ने अपने आप को इस कुकून के अंदर कवर कर लिया है, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया है और उसने अपने आप को कुकून के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब भी उसके मुंह से वो लगातार प्रोटीन निकले जा रहा है और वो कुकून के अंदर आ गया है। सिल्क फाइबर जो है ये कुकून ही है। अब इससे कीड़े के बाहर निकलने से पहले ही हम क्या करते हैं, कुकून को गर्म पानी में डाल देते हैं। हालांकि थोड़ा सा सुनने में बुरा लगता है कि हाय हमने उसको मार दिया, बट सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कुकून को उसी के अंदर मारना पड़ता है जो उसका सिल्क वॉर्म था प्यूपा, उसके अंदर हम जैसे उसे डालते हैं तो हमारा सिल्क वॉर्म अंदर मर जाता है और फिर हम सॉफ्ट सिल्क यान को थ्रेड बाय थ्रेड करके उसमें से छाट के अलग कर लेते हैं। सिल्क यान जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपका स्टील का एक धागा है और एक सिल्क का धागा, दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है इसका। बहुत अलग अलग तरह के हमारे सिल्क मोथ्स भी आपने देखे हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ सिल्क भी आपने अलग अलग तरह देखा, तसर सिल्क है, मुगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, बनारसी सिल्क है आपका। इस तरह के जो सिल्क्स हैं वो अलग अलग तरह के सिल्क के मोथ्स होते हैं जो अपना अलग अलग तरह का सिल्क टेक्सचर बनाते हैं। मोस्ट कॉमन सिल्क है मलबरी सिल्क, जो मलबरी मतलब शहतूत के पत्तों पे जो सिल्क मोथ पाया जाता है वो मलबरी सिल्क मोथ है। और यहाँ का इसका जो कुकून होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है और इलास्टिक होता है और इसे अलग अलग कलर के अंदर डाई किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सीरीकल्चर्स के हेल्प से सिल्क को ऑब्टेंड करते हैं। प्यूपा को कुकून के अंदर ही हम मार के उसके फिर जो कुकून है उसे लेयर बाय लेयर खोलते हुए उसमें से धागा निकालते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है। कलेक्ट पीसीस ऑफ सिल्क क्लोथ्स, अलग अलग अपने आसपास अगर कोई बुटीक वाला है या आपके घर में ही है तो अलग अलग कटिंग्स आपको सिल्क क्लॉथ की लेनी है। टेलर की शॉप पे आप ले सकते हैं या मम्मा या आंटी की हेल्प से, लेकिन प्लीज़ नई ड्रेस ख़राब मत कर दीजिएगा अपनी मम्मा की कि कहीं आपको डांट पड़े। फिर उस पर आपको लिखना है कि ये मलबरी सिल्क है या तसर सिल्क है, मुगा सिल्क है। कंपेयर करना है इसके टेक्सचर को कि कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, कौन सा थोड़ा हार्ड है, कौन सा शाइनी है, किस में शाइन कम है। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको चिपका के उनका नेम लिख के उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। सेकेंड एक्टिविटी हम करेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है आपको और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। ये भी आपको बुटीक पे मिल जाएगा। दोनों को जला के देखिए क्या दोनों आसानी से जल रहे हैं। अगर वुलन फाइबर और फिर साथ में एक वुलन फाइबर को भी जलाइए, क्या ये बर्निंग आर्टिफिशियल सिल्क में से स्मेल आती है या चिपकता है। जो आपका सिंथेटिक सिल्क होता है वो स्टिक कर जाता है, जैसे पॉलीथीन चिपकता है ऐसे ही वो थ्रेड भी क्या है आपका चिपक जाता है। नेक्स्ट जो है आपकी एक्टिविटी 3.7 है, फ़ोटोकॉपी वाली एक्टिविटी है। आप कुछ लाइफ हिस्ट्री आपको फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी है, ड्रॉ करनी है आप सबको। आप लाइफ हिस्ट्री इसकी बनाएंगे और उसे फिर साइक्लिक फॉर्म के अंदर लाइफ हिस्ट्री को आप मुझे बनाकर भेजेंगे। फिर मैं आपकी ग्रेडिंग करूँगी। जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है वो आपको बना के भेजने, जो इसके अंदर आपने दिखा रखा है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है। सिल्क मोथ्स को पहले हम रियर करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ्स। फीमेल सिल्क मोथ एक टाइम पे कई 100 अंडे देती है। ये अंडों को बड़े ही अच्छे से हम बड़े ध्यान से स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या पेपर के ऊपर रखते हैं, फार्मर लेके आता है। फिर फार्मर्स इनको बड़ी हाइजेनिक और थोड़ी सी गर्म कंडीशन के अंदर रखता है
ताकि लार्वा उसमें से निकल सके। अंडे में से फिर लार्वा हैच होता है बेटा, और ये मलबरी के पत्तों के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मलबरी मतलब शहतूत के पत्तों के ऊपर लार्वा हैच होता है। जैसे ये रहा लार्वा जो है शहतूत के पत्ते खा रहा है। जैसे ही लार्वा आपका बाहर निकलता है वो बहुत स्पीड से दिन और रात खाना खाता रहता है मलबरी के लीव्स, और अपने साइज को काफ़ी बड़ा बना लेता है। दिन रात खाना मलबरी के लीव्स को खाने के बाद जब उसे लगता है कि उसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसके 25 से 30 दिन तक, मतलब वो इतने टाइम तक कंटिन्यूस मलबरी लीव्स खाता रहता है। फ्रेश मलबरी लीव्स उसके पास रखी जाती है बम्बू ट्रेस में, फिर वो खाना छोड़ देता है और छोटे से बम्बू का जो चैम्बर होता है उसके कोने में चला जाता है। वहाँ पर छोटे छोटे रैक्स हैं या ट्विग्स हैं जो ट्रे के अंदर होते हैं, जिससे कोकून खुद को अटैच करता है। जो अपने मुंह से, उसके मुंह से प्रोटीन धागे जैसा जो निकलता है, उससे वो सबसे पहले खुद को अटैच करता है। और उसके बाद जो कैटरपिलर है अपनी नेक्स्ट स्टेज में आ चुका है, जिस टाइम पे वो अपने मुंह से उस प्रोटीन को निकाले जा रहा है जो धागा बनता है बाद में सिल्क वोम का। उसने इतना निकाल दिया कि पूरा का पूरा हमारा जो सिल्क वोम था, जो प्यूपा के स्टेज में आ गया था, वो उसके अंदर से कवर हो जाता है। मतलब आप सोच के देखिए कि कीड़ा अंदर है और उसके बाहर उसके मुंह से निकला हुआ जो प्रोटीन सा था धागे जैसा, वो उसमें पूरा कवर हो गया है, जो हार्ड हो जाता है। अब जो कोकून्स हैं उनका पूरा का पूरा पाइल होती है, ढेर हो, जिसे हमें सिल्क फाइबर निकालना है, उसे या तो सन में रखते, धूप में रखते हैं, या एकदम से बॉइल्ड पानी के अंदर डालते हैं, या स्टीम से एक्सपोज्ड कर देते हैं, क्योंकि पानी में डालने पर कई बार सिल्क ख़राब होने का खतरा होता है। तो हम स्टीम से भी एक्सपोज करता है कि अंदर का जो हमारा सिल्क वोम है वो मर जाए। फिर उस कोकून को बिना ब्रेकआउट किए हम उसमें से सिल्क के धागे निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग को कई बार हम स्पेशल मशीन से भी करते हैं, कई बार हम हैंड से भी करते हैं, और फिर इस सिल्क फाइबर को हम जो है थ्रेड्स, इसके पूरे के पूरे थ्रेड्स को हम इकट्ठा करते हैं और बाद में जो भी वीवर्स हैं उन्हें भेजते हैं, जो उसके बाद में सिल्क के कपड़े बुनते हैं। बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा।